हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। मैं आप लोगों के पास लेके आ गई हूँ जी मेंस की जो आपका अपकमिंग पेपर है 20 जून से स्टार्ट होगा, उसके लिए लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन किनको अभी ज़्यादा देखना है, किनको कम देखना है, किसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं एक्सपेक्टेड, वो सारा एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के मैंने बनाया है कि आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना। एक-एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, कौन-कौन सी स्पेशलाइज़ेशन से मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स पे आपका कितना रैंक आ सकता है, कहाँ एडमिशन मिल सकता है। ये सब चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है? एंड गाइस, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके नीचे ना ऑल नोटिफिकेशंस आता है, उसको ज़रूर क्लिक करना क्योंकि मैं आप लोगों के पास लेके आने वाली हूँ जितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले ऑब्वियसली जैसे मैं आज बताने वाली हूँ ना कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं अपकमिंग वीडियोस में, वही टॉपिक्स हम पहले करेंगे। मतलब केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन जैसे इस तरह के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी सबकी वीडियोस अब लगातार आएँगी, तो आपको चैनल पे बने रहना है मेरे साथ, ठीक है? ठीक है बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी आपकी होनी कैसी चाहिए। भई आपको ऐसा क्या करना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा एक कोर्स है क्लास 12th का केमिस्ट्री का कोर्स, कंप्लीट कोर्स है। वैसे तो अब एग्ज़ाम अब ऑब्वियसली जो अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं, बट जो आगे जो बच्चे हैं या जो जी मेंस नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है, जिनको लगता है कि 12वीं हमारी अच्छी नहीं गई है, वो लोग अगर इस कोर्स में कुछ देखना चाहें, सीखना चाहें तो कर सकते हैं। पूरा कोर्स मैंने प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें मैंने बोर्ड के साथ-साथ एक्चुअली कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बता रखी हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो इसका जो आपका कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फीस आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी है, बहुत कम फीस है, तो आप लोग अगर अवेल करना चाहो और ये ऑफर पे है अभी, ठीक है? तो आप खरीद सकते हो ये कोर्स, फाइन? तो हमारे सोशल हैंडल्स आप ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि इन पे हम लोग रेगुलरली आपके लिए क्वेश्चंस, अपडेट्स जो भी है वो डालते रहते हैं। उसके अलावा भी मैं क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, उसके लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल फॉलो कर सकते हो, ठीक? चलो, तो ये तो हो गई जी बातें। अब जो मेन चीज़ है कि वो ये है जी मेंस, फिर आपका आएगा जी एडवांस। सॉरी यार, मेरा गला थोड़ा खराब है ना, तो इसलिए बीच-बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, जी मेंस फिर आपका आएगा जी एडवांस। जी एडवांस बेटा आईआईटी जिन जो बच्चे क्वालीफाई करना चाहते हैं उनके लिए है। लेकिन फिर बात ये आती है कि भाई हम ऐसे कितने नंबर लेके आएँ कि हमारा जी मेंस क्वालीफाई हो जाए। तो दैट इज़ 90 प्लस परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब बच्चों मैं बता दूँ, परसेंट एंड परसेंटाइल में फ़र्क है। बहुत से बच्चे सेम सोचते हैं। परसेंटाइल का मतलब कि जो टॉपर रहेगा ना, उसके कितने परसेंट है, वहां से कंपैरिजन आप जब करेंगे, रिलेटिव जो आपके मार्क्स है, रिलेटिव परसेंटेज जो आप कहेंगे, दैट इज परसेंटाइल। तो दोनों में फर्क है। तो 90 प्लस अगर आपके आ रही है परसेंटाइल, इट मींस आप क्वालिफाई कर जाओगे जी मेंस के लिए एंड आप जी एडवांस का पेपर दे सकते हो, ठीक है? सो अब बात आती है कि भाई हमें 90 प्लस जो परसेंटाइल लेके आना है, उनमें क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है? सो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि पेपर का देखो एक स्टाइल होता है, पेपर स्टाइल कई बार बहुत डिफिकल्ट आता है, कई बार बहुत ईज़ी आता है। ऑन एन एवरेज पेपर ही बनता है, एनसीईआरटी बेस्ड के अराउंड ऑल अराउंड होता है, लेकिन क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है, वो बच्चे की ओवरऑल नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा कि फोकस एनसीईआरटी मतलब आपको एनसीईआरटी तो दिमाग में पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, राइट? ताकि आपको हर एरिया से, हर टॉपिक से क्वेश्चंस कवर अप करने आ जाएँ। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं सीरीज़ लेके जो आ रही हूँ रेगुलरली, आपके जो टॉपिक्स हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग ये वो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो हम पहले करेंगे। ऑर्गेनिक के भी टॉपिक्स हम पहले करेंगे। इसीलिए ताकि बच्चों की स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाए और आपके एग्ज़ाम के पहले तक सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल नोटिफ़िकेशंस को क्लिक कर लो, ठीक है? तो बच्चे, अगर आपका कोई एवरेज पेपर आता है, ना ज़्यादा मुश्किल, ना ज़्यादा आसान, उसमें मैं आपको बता दूँ, अगर आपके 200 प्लस मार्क्स हैं, आपके 3 सब्जेक्ट है ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ओवरऑल 300 मार्क्स का है, 300 में से अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, इट मीन्स आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है? हम लोग ये आंकड़े के बेसिस पे पूरा एनालिसिस सर्वे देख के जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है? फिर अगर आपके, अब सारे बच्चे तो होशियार नहीं हो सकते ना, ठीक है? हर कोई ऐसा नहीं ना 99 परसेंटाइल वाला बच्चा, हर तरह के बच्चे हैं। 95 परसेंटाइल आपकी, 95 आपकी परसेंटाइल, परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है, ठीक है? परसेंटाइल आपकी अराउंड 140 मार्क्स के हैं, ठीक है? मतलब इतने मार्क्स आपको ऑलमोस्ट लेके आने हैं और जितने मार्क्स हम लोग मान के चलते हैं ना, मेरा एक मतलब उसूल है लाइफ में, कभी भी पेपर के लिए जितना सोच के चलो उसे 10 आगे सोच के चलना। वहाँ का टारगेट रखोगे तब यहाँ पहुँचोगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर होता है। थोड़ा ज़्यादा सोचो तब कम कर पाओगे, राइट?
मतलब डेली का भी अपना टारगेट रखो, आज मेरे को 6 घंटे में ये टॉपिक खत्म करना है। जब 6 घंटे सोचोगे तब जाके हो सकता है उसमें टॉपिक कवर ना हो, बट काफ़ी कुछ मतलब 3/4 आप टॉपिक कवर अप कर लो। तो इस तरह से अपने आप को टारगेट खुद से दो, अपने आप को खुद से चैलेंज करो। फाइन, 95 परसेंटाइल हो गया, 99 परसेंटाइल हो गया, 90 प्लस आपका, या 90 प्लस जो आप हमें मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, 90 प्लस अगर परसेंटाइल हो जाएगा तो आप जी मेंस क्वालिफाई कर जाओगे। तो उसके लिए बेटा आपको 104 नंबर, आई डोंट थिंक सो कि 300 में से 110 मान लो, चलो 104 नहीं 110, आई डोंट थिंक सो कि 300 में से 110 नंबर आप लोग नहीं ला पाओगे, है ना। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर जो मेरी अपकमिंग सीरीज में बच्चे जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आप कर जाओ ना, तो जी मेंस में ही आपके 104 के या 200 के अराउंड बड़े आराम से, मतलब कोई बच्चा ऐसा होगा ना जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए भी आ जाएंगे 200 नंबर के आसपास, बड़े आराम से आ जाएंगे, 200 प्लस ही आएंगे, मतलब 200 के अराउंड आ जाएंगे, 150 से 200 के बीच में। बट बशर्ते आप लोगों ने सारी जो वीडियोस वगैरह, हम लोग ऑब्वियसली एक एक बार तो आपने चैप्टर देख रखा हो ना, वो पढ़ रखा हो, एंड जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बात कि आपको जी मेंस कैसे क्वालिफाई करना है, या आपके कितने नंबर कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे कि आप जी एडवांस के पेपर में बैठ सको, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम चलते हैं जी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। किसके किसके बारे में कर लिया हमने, हमने किया 99 परसेंटाइल के बारे में, हमने किया 95 परसेंटाइल के बारे में, हमने किया 90 प्लस परसेंटाइल के बारे में, ठीक है। 90 प्लस आपके अराउंड अगर मैं कहूँ तो इस परसेंटाइल के बारे में हमने बात कर ली। तो ये तो बात हो गई कि आपके कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं एग्जाम में। फिर आपकी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राफ हम देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में अगर आप देखोगे तो नजर आपको आ रहा होगा, ये मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ग्राफ ही बना रखा है। सी ये आपके परसेंटाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे 90 परसेंटाइल के अराउंड कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, काफी कम है, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके बनाया, सो दैट बच्चा थोड़ा सा ज्यादा की ही टारगेट रखे ताकि अचीव कर सके। अब बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे सपोज करो बहुत कोई होशियार बच्चा है, उसके 99.5 परसेंटाइल आ गए, 99.5 परसेंटाइल, हो सकते हो भाई इतना ज्यादा अगर आ गया है, इसका मतलब उसके 230 से 240 के बीच में अराउंड मार्क्स है। ये अब तक के जो प्रीवियस ईयर्स के जितना आपका जो रिजल्ट रहा है उसके बेसिस पे एनालाइज करके मैं बता रही हूँ, 230 से 240 तक के उसके मार्क्स हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उसका जो रैंक है वो 4400 से 4500 के अराउंड होगा, ठीक है, मतलब 5450 के आसपास उसका रैंक होगा, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के बच्चे रैंक होते हैं ना, स्टार्टिंग के बच्चे सारे जितने भी रैंक्स आपके जो आते हैं ना, वो आपके वही बात है, वो बच्चे सारे चले जाते हैं आईआईटी वगैरह में। उसके बाद एनआईटीज ट्रिपल आईटीज जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उसके बाद वाले लेवल के वो भरे जाते हैं। और अगर मतलब रैंक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि आपकी कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है, तो रैंक मैंने इसलिए बताया कि आपको अंदाजा रहे कि कितने नंबर पे आपके कितना रैंक आ सकता है। जितना ज्यादा ऑब्वियसली आपके मार्क्स बनेंगे उतना बेहतर आपका रैंक आएगा, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं इसके बाद एक चीज और, अगर 99.9 परसेंटाइल भी किसी का आ जाए तो मतलब वो 260 के आसपास उसके मार्क्स होंगे, 260 270, ठीक है। 260 265 या 70 के आसपास उसके मार्क्स बनेंगे, तब जाके उसका 99.9 परसेंटाइल होगा। मतलब बहुत ज्यादा नंबर है यार 300 में से, ठीक है ना। तो हर किसी को इतना नंबर थोड़ी लेके आना है, ये तो बात थी उन टॉपर्स वाले बच्चों की जिनका टारगेट बहुत ज्यादा हाई होता है। बट आप लोगों को इतना लोड नहीं लेना दिमाग पे, है ना। आप लोगों को रैंक और प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग अपने आप सोचो कि आपको क्या, मुझे मेरा किस पे ज्यादा मतलब होल्ड अच्छा है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, उस पे ध्यान देते हुए आप लोगों ने अपना रैंक अचीव करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ रैंक वर्सेस प्लेसमेंट में, अगर स्टार्टिंग के आपके 10,000 में आपके रैंक आ जाते हैं, रैंक आपका आ जाता है, ठीक है, किसमें, टॉप 10,000 में, सॉरी, टॉप 10,000 में अगर आपका रैंक आ जाता है तो आपको मिल जाएगा जी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ठीक है। एंड इसके लिए मतलब इस तरह के जो आपके एनआईटीज वगैरह जितने हैं अच्छी जो ब्रांचेस हैं टॉप वाली, वो मिल जाएंगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, उसमें ब्रांचेस भी अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए, 200 207 के अराउंड, ठीक है। तो लमसम मतलब मैं आपसे कह सकती हूँ 210 से 220 के बीच में मान के चलो, 210 ही मान के चलो, वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 210 के अराउंड अगर मैं आपसे कहूँ, अराउंड 210 आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन अच्छे एनआईटीज वगैरह में हो जाए। फाइन। फिर अगर कोई बच्चा भाई नहीं पढ़ पाया, तबीयत खराब हो गई, कई बार उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बट बच्चा होशियार, बहुत सारे कारण होते हैं, डोंट वरी, डोंट लूज होप। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं और एक अच्छे कॉलेज से भी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतनी फीस नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, तो आप टॉप 50,000 में भी अगर आ जाओगे ना बच्चे, किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा,
बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत बच्चे बैठते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका गवर्नमेंट जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कह दूं कि आपका टॉप 50,000 और टॉप 10,000 जाहिर सी बात है, जितनी बढ़िया रैंक रहेगी उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। एंड कॉलेज के साथ साथ आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, आपकी स्ट्रीम आपको कौन सी चाहिए भाई, आईटी चाहिए, सीएस चाहिए, वो सब भी सीक्वेंस वाइज है, सब पहले भर जाती है, तो रैंक इसलिए बढ़िया होगा तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा उस हिसाब से। तो यहाँ कितने नंबर चाहिए भाई साहब, यहाँ आप लोगों को चाहिए 130 से 150 के करीब नंबर, तब जाके रैंक आएगा। तो आप देख सकते हो 150 से 200 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आएंगे ना, मैं बोलती हूँ काफी हद तक ठीक रहेगा। उसके लिए ऐसा भी नहीं है, अगर आपने लास्ट मोमेंट पे मेहनत की है या एक बार पढ़ रखा था, जो भी है, जैसा भी पेपर ठीक ठीक ऑन एन एवरेज भी हुआ है, तो आप लोग 150 से 200 के बीच में नंबर आसानी से ले सकते हो, है ना। अब बात आती है कि हमें तैयारी कैसे रखनी है, हमें क्या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अकॉर्डिंग हमें कितना कितना मार्क्स लेके आना है, तीनों में टारगेट रखना है कि हमारी परसेंटाइल आ जाए। देखो 99 परसेंटाइल वालों के लिए मैं आपसे कह सकती हूँ, अब बेटा हर बच्चे का जरूरी नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा हो, किसी का फिजिक्स मैथ्स अच्छा होगा, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स और केमिस्ट्री। तो अपना एक जो आपकी स्ट्रेंथ है पहले उस पर फोकस करो, ये देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है ना। जो आपकी स्ट्रेंथ है, किसी बच्चे का फिजिक्स बहुत अच्छा है तो मैं ये नहीं कहती उसमें से 70 नंबर ही लेके आने आपको, ये आपके ना सब आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 है ये मार्क्स आपके। तो अगर आपका भाई फिजिक्स बहुत अच्छा है तो जरूरी थोड़ी कि 70 ही लेके आना है, वहां पे 80 टारगेट करो। आपका मैथ्स कमजोर है तो आप मैथ्स में 5 नंबर कम कर लो। तो ये मैंने ऑन एन एवरेज कहा कि एक 99 परसेंटाइल जो टॉपर्स बच्चे हैं, बच्चे टॉपर्स वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जिन्होंने बहुत हाई अपना टारगेट रखा होता है, उनको ऑन एन एवरेज 70-75 फिजिक्स में, 70-75 केमिस्ट्री में और 65 से 70 के अराउंड मैथ्स में नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आपका 99 परसेंटाइल के अराउंड ओवरऑल आपका बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया 99 परसेंटाइल वालों का। अब जरूरी तो नहीं, अब इसके लिए एवरेज मार्क्स आपको ऑलरेडी पता लग गया ना, तीनों का प्लस कर लेना 70, 75, 70 के अराउंड, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं सब बच्चा 99 परसेंटाइल पे जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उससे कम पे जाएंगे 95 परसेंटाइल। तो इसके लिए आपको देख सकते हो मैंने कितने कितने नंबर यहाँ पे बता रखे हैं, है ना। ये ऑन एन एवरेज है बच्चे, आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप लोग मतलब आपका क्या स्ट्रेंथ है ना। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, मैंने पहले भी बोला हर बच्चे का जरूरी नहीं केमिस्ट्री अच्छा हो, हर बच्चे का जरूरी नहीं फिजिक्स अच्छा हो। आप लोग अपनी पहले वो देखो कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा पकड़ है, उस टॉपिक को और मजबूत करना है ताकि वहां से जितने सवाल आए वो आपके सवाल सारे सॉल्व हो जाएं, नेगेटिव में ना जाएं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो 95 परसेंटाइल के लिए कितना हो गया, 50 40 90 90, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यस 140 के अराउंड, ठीक है ना, 140 के अराउंड आपके नंबर बन रहे हैं। तो ये 95 परसेंटाइल के आसपास आपके बनेंगे। तो मतलब 150, मैंने कहा ना 150 के आसपास हिसाब लगा के चलोगे तो सही रहेगा। 150 से 200 के बीच में अपना टारगेट रखो, ये मैं ऑन एन एवरेज हर अच्छे बच्चे की बात कर रही हूँ, है ना, सो दैट आपका रैंक भी बढ़िया आ जाए, एडमिशन भी बढ़िया हो जाए जी, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम चलते हैं क्लास वाइज वेटेज। क्लास वाइज वेटेज बेटा बहुत बच्चों के वो मतलब मन में डाउट रहता है, यार हमारी +2 कम अच्छी है, हमारी 11th अच्छी है, यार हमारी 11th अच्छी, हमारी +2 कम अच्छी है। मैं बच्चे आपको बता दूं 50-50 का पूरा खेल है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 50% पेपर आपका 11th से है तो 50% पेपर आपका 12th से है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वे 49 51 इस तरह का परसेंटेज, अदरवाइज ऑलमोस्ट 1:1 की रेशियो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने 11वीं अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपका पेपर में बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपका 11th के सारे टॉपिक्स पे पकड़ नहीं है, कुछ टॉपिक्स पे पकड़ है। उसी के लिए मैंने आपसे कहा ना मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना कि किन किन टॉपिक्स को कवर अप करके आप कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हो। एक होता है बच्चे हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क स्मार्ट वर्क दोनों ही जरूरी है। अब तक तो हार्डवर्क हो चुका, ये है आखिरी महीना, यहाँ चलेगा स्मार्ट वर्क। आपने अब तक जितना पढ़ना था, जो टॉपिक्स रिवाइज करने थे बोर्ड के लिए, वैसे भी ओवरऑल साल भर से तैयारी करो, 11वीं 12वीं पढ़ चुके होगे अब तक। अब है आपका स्मार्ट वर्क कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स, कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे 4 नंबर यहाँ से बन रहे हैं, मेरे 3 नंबर यहाँ से बन रहे हैं, मैं कहाँ से क्या नंबर ले लूं कि मेरे 150 से 200 के अराउंड नंबर बन जाएं ताकि मेरा रैंक अच्छा आ जाए। ये काम अब आपने करना है, उसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, कम समय में ज्यादा आउटपुट देने वाला काम, ठीक है। क्या करना है, स्पेशलाइजेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं केमिस्ट्री की, कि आप लोगों ने देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 स्पेशलाइजेशन है ना, किसी दो को आपने बहुत बढ़िया से करना है, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि तीनों सबकी अच्छी नहीं होती। कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है तब तो ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लो भाई अगर आपको लगता है, इनऑर्गेनिक फिजिकल कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक और फिजिकल तो बहुत कम ही बच्चों का होता है, ठीक है ना।
तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर तो ऑर्गेनिक की जो चैप्टर्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स और ये वॉल इस तरह के जो आपके चैप्टर्स हैं, अगर कभी भी नहीं पढ़े, एक बार भी नहीं पढ़े, तो अब तो ऑर्गेनिक के भरोसे रहना मत, है ना, क्योंकि अब वो समय है कि अगर अब ऑर्गेनिक के भरोसे रह रहे हो तो बड़ी दिक्कत करेगी। हाँ, अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रखा है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, है ना, तो आप ऑर्गेनिक मान के चलो कि भाई ठीक है, ऑर्गेनिक का मुझे कुछ हिस्सा आता है, बाकी मैं इनऑर्गेनिक फिजिकल अपना पूरा करके जाऊंगा, वहां के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करके जाऊंगा। तो किसी दो पे बच्चे ज्यादा फोकस करो, ताकि तभी आप अगर दो पे ज्यादा फोकस करोगे, दो पे आप सारे सवाल निकाल लोगे इनऑर्गेनिक फिजिकल के सारे, तो जाहिर सी बात है आपके काफी हद तक परसेंटेज बढ़िया बन जाएगी, परसेंटाइल आपकी बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। थोड़ी मोड़ी जो कमी पेशी रह जाएगी वो आपकी तीसरी स्पेशलाइजेशन कर देगी। तो ये आंकड़े मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताए हैं, दो पे ज्यादा फोकस करो, किसी दो पे। अगर आप, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, सब कुछ एक साथ लेके चलोगे तो नहीं हो सकेगा इस टाइम में। अब मैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ वो हर स्पेशलाइजेशन वाइज भी हमारा साथ के साथ ऑब्वियसली डिस्कस होगा, और आपको पहले किन टॉपिक्स पे मतलब जोर देना है, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे, वो मैं सारा एक सीक्वेंस वाइज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मतलब आपके अलग अलग घोंसले हैं, किस घोंसले में से आपको कौन सा टॉपिक पहले उठाना है, उस पर पकड़ बनानी है, उसके सारे सवाल करने हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज वेटेज, जो कि आपके पिछले 6 7 8 10 साल के जो आंकड़े हैं, एक्चुअली पिछले मैं बोलूंगी 6 ईयर्स, अराउंड 6 to 7 ईयर्स, उसका कारण क्या है, पैटर्न चेंज होता रहता है ना। जैसे पहले बायोमोलिक्यूल्स पे सवाल नहीं आता था, अब बायोमोलिक्यूल्स पे सवाल आता है, पहले पॉलीमर से सवाल नहीं आता था, पॉलीमर से सवाल आता है, तो इसलिए वो आंकड़े आपके लास्ट के 5 ईयर्स पे ज्यादा बेस्ड हैं, और जरूरी भी वही है ना। तो पहला घोंसला पहले नेस्ट में से आपको कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं जो कि आपको कवर अप करने ही करने हैं, उसमें आपका बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मैं सब साथ में लेके चल रही हूँ अब, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज्यादा होगी पहले घोंसले में से, घोंसला यानी कि नेस्ट, ठीक है। तो पहले घोंसले में से आपने उठाना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से आपके 2 से 3 सवाल आते हैं, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत सीधा सवाल आता है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो तुमने बोर्ड के लिए तैयारी की है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 1 शॉट वीडियो मेरी देख लेना चैनल पे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा जी मेंस के पेपर में, क्योंकि मैंने वहां एक एक चीज करवाई है, वो एक एक चीज बेसिक जो है उसी से सवाल आपका एग्जाम में आएगा। 2 से 3 सवाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डन। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसकी जी मेंस की जो अपकमिंग वीडियो आने वाली है जल्द ही, सेकंड नंबर पे इसी को हम लेके आएंगे, तो उसमें आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सवाल हैं पिछले 5-6 सालों के, वो हम सब करने वाले हैं, और वो बहुत सिंपल है बच्चे। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी बेसिक्स पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो मेरी वो वीडियो जरूर देख लेना जो आएगी, तभी मैंने कहा सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन, इसको जरूर करके रख लेना, क्योंकि बहुत धांसू वीडियोस आने वाली हैं, उसमें मैं सारे बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चीज पे मैं, और टाइम भी इसीलिए लगा क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चन उनको छांटना, कौन सा बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों को कराया जाए, वो सब मैं कर रही हूँ। फिर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो तुम लोग अपने लिए तो कर ही सकते हो, है ना। तुम्हें रैंक मिलेगा, मुझे सिर्फ खुशी मिलेगी कि बच्चे पढ़ के किसी अच्छी जगह सेटल हो गए, दैट्स मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, मैं उस चीज में बहुत खुश होती हूँ, दैट्स वाई। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 से 3 सवाल बन ही जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 सवाल, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बच्चे बन जाते हैं, और बड़ा सिंपल सा आपका सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। कौन कौन से सवाल होते हैं कौन कौन से सवाल होते हैं, जैसे आपका आइसोमेरिज्म है ना, अभी मैं डिस्कस करूंगी, मैं भी ये भी आपका जैसे मैं बता दे रही हूँ, बट इन जनरल आप वैसे भी साथ साथ बता देती हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म वगैरह हो गया, एसिड बेस स्ट्रेंथ हो गया, है ना, ट्रेंड्स वगैरह हो गया एसिड बेस स्ट्रेंथ के। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया वो जितने इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सारे, एरोमेटिसिटी, इन सब चीजों पे आपके सवाल, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, इन सब पे आपके सवाल आते हैं, और वो बहुत सिंपल है। आईयूपीएससी नेमिंग, इसको तो बिल्कुल मत भूलना, आईयूपीएससी नेमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें पक्का सवाल आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये करना ही करना है। ये हो गया आपका 2 टॉपिक, काफी कुछ यहाँ से कवर अप हो जा रहा है। तीसरा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 सवाल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बहुत सवाल आते हैं भाई साहब, बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसा है, इससे सवाल तो आते ही आते हैं। तो ये मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है हमने कर लिया यस, ठीक है। फिर आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़ रखा होगा ना, +1 में पढ़ा था, वो वाला पार्ट है। अब बच्चे हो सकता है कि किसी ने वो ज्यादा अच्छे से पढ़ा ना हो, है ना, बट हम जब सवाल करेंगे तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर तो कर जाओ, कम से कम उसमें से कोई एक आधा सवाल तो तुम्हारा निपट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल आता ही आता है। हाइड्रोकार्बन मैं तो यही कहूंगी कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो आपका घोंसला नंबर 1 है, पहला घोंसला जो है आपका, पहला नेस्ट, इसके सारे टॉपिक्स आपको मेरे हिसाब से कवर अप करके जाने चाहिए।
अगर आप अपनी बढ़िया परसेंटाइल और बड़े नंबर चाहते हो तो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हो गया, इसमें बहुत कुछ है यार, नेम रिएक्शन रिएक्शन वगैरह है तो सिंपल ही, बट ये कि अगर एक बार भी नहीं पढ़ा होगा तो छेड़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक। एमीन्स, एमीन्स को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, एमीन्स को हल्के में नहीं लेना है। जितनी नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स वगैरह है ना, वो यहाँ से बहुत आती है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, डाइजोनियम साइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाली जो आपकी चीजें हैं, वो इससे आपके बड़े सवाल आते हैं। रिएजेंट्स वाले, नेम रिएक्शन वाले 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ ही जाते हैं, जो कि बच्चे करते नहीं है, बट एमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ से भी 1 से 2 सवाल, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो याद है, नोडल प्लेन्स, नोड्स वगैरह, वो प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स हो गए, क्वांटम नंबर्स हो गया, ये तो करके ही जाना है भाई साहब। बहुत सिंपल सवाल है, सीधे सवाल है, तुमने बोर्ड के लिए या मतलब नॉर्मली पेपर के लिए भी पढ़ा होगा ना +1 +2, तो कर जाओगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत हलवे वाले टॉपिक्स हैं यार, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा, बट वो आपको आउटपुट ज्यादा देंगे, नंबर आपको ज्यादा देके जाएंगे। ऐसे टॉपिक क्यों छोड़ने। तो घोंसला नंबर 1 से आखिरी टॉपिक है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी 13-14 नहीं, बोरोन वाली फैमिली और कार्बन वाली फैमिली नहीं, उसके अलावा जो बाद के हैं ना 15, 16, 17, 18, ये तो जरूर करने हैं। ऑक्सो एसिड्स करने ही करने हैं, जिनॉन के कंपाउंड्स करने ही करने हैं। जिनॉन के कंपाउंड्स में आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, इसमें लोन पेयर कहाँ है, कितने लोन पेयर हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है, याद है ना, जिनॉन के बड़े सारे कंपाउंड्स हैं। तो वो बहुत मतलब उस पर सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। 15-16 में से ऑक्सो एसिड्स आपके आ जाएंगे, फॉस्फोरस के आ जाएंगे, सल्फर के आ जाएंगे, इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बड़ा कुछ ट्रेंड्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपका डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी नहीं, लेवल नहीं कहना चाहिए, बट इसकी वेटेज ज्यादा है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, मैं मान सकती हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको नंबर देके जाएगा तो आप लोगों को करना जरूरी है। और इसके जो मैं सवाल कराऊंगी वो जरूर करके जाना, उतना कर लोगे तो मैं बोलती हूँ मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हारी जी मेंस की तैयारी तो यही हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये घोंसला नंबर 1 में टॉपिक्स पता लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स तुम्हारे डन हो जाने चाहिए। और मैं भी चैनल पे पहले इन्हीं 7 टॉपिक की वीडियोस निकालूंगी, तो चैनल पर बने रहना। दूसरा घोंसला खोलते हैं हम। दूसरे घोंसले में भाई बहुत सारे आपके टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से एक सवाल आएगा ही आएगा, सॉल्यूशन से एक सवाल आएगा, डीएनएफ से एक आधा सवाल आ जाता है, ठीक है। मतलब KMnO4 K2CR7 वाली जो आपकी मतलब टॉपिक्स हैं उन पे से आ जाता है, ठीक। और नॉमेनक्लेचर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका आ जाता है, लेंथेनाइड्स और उनमें दोनों में ही, ठीक। तो ये हो गया। बाकी आपके ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कवर अप हो ही जाते हैं, ठीक है। सो डी से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। मेटलर्जी आपका पहले उतना नहीं आता था, बट अब एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, मेटलर्जी में से भी, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से भाई साहब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से। फिर आपका जो सीके है और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें आपका न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस एक आधा क्वेश्चन दोनों में से आ ही जाता है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कभी केमिकल काइनेटिक्स पहले नहीं पढ़ा है तो मत छेड़ देना इस टाइम, ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आएगा, है ना। अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें जो ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे करके जाने चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला वाली चीज हो गई, स्टोइकियोमेट्री वाले सवाल हो गए। इस तरह के सवाल तो करने ही करने हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडॉक्स में भी खैर वो कवर अप हो जाता है, तो ये सब करना जरूरी है यहाँ पे। अगर लेकिन आपने पहले नहीं छेड़ रखा है तो मत करना, ठीक है। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घोंसले नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसको मैंने पहले वाले घोंसले में इसलिए रखा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। किसी बच्चे ने अगर पहले वो टॉपिक कर लिए, ठीक है ना, इसको सबसे पहले छेड़ दिया तो बड़ा मुश्किल है, सारे टॉपिक रह जाएंगे। ये भी ध्यान देना होता है ना स्मार्ट वर्क में कि टाइम किसी में ज्यादा ना लग रहा हो। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वक्त ज्यादा लेता है, लेकिन आपकी मुसीबत का हल है हमारे चैनल पर। इसकी 1 शॉट वीडियो पूरी डली हुई है, उसको एक बार पढ़ लेना, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आपका पेपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉन्सेप्ट पे आता है, रट्टाफिकेशन एंड ऑल पे नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट आपके वहां से आप समझ लोगे, जितने जो रूल्स वगैरह है, नेम रिएक्शन करनी कैसे है, क्या करनी है, एटलीस्ट एसिड स्ट्रेंथ वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह जो है वो तो बड़े आसानी से करोगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिटी घटेगी या बढ़ेगी, ये सारी चीजें उस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा जो PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम वीडियो निकालेंगे वो कर लेना, ठीक है। दूसरे घोंसले में अगली आपकी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कुछ नहीं है भाई, हलवा टॉपिक है ये भी। हलवा टॉपिक क्यों है, बड़ा सीधा सा सवाल आता है। क्लोराइड की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एसिड, मतलब बहुत सिंपल यार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तुम मतलब उसको प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चन करके जाओगे ना, टॉपिक मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, काफी है, सवाल तुम्हारा हल हो जाएगा, ठीक है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्योंकि जनरल बच्चे ने इतना तो पढ़ रखा होता है अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो, राइट। एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर में भी आपके सवाल आ जाते हैं, ठीक है।
1 से 2 सवाल इसमें आ जाते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन ही रख लो, मतलब इन केस अगर मैं आपसे कहूँ। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए तो बच्चे आप एनसीईआरटी कर लोगे तो काफ़ी है, और कहीं से मत कुछ करना। एनसीईआरटी एंड बस वही, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? अल्कोहल फिनोल ईथर में से एक क्वेश्चन आ गया एस ब्लॉक मेन ग्रुप वाला, इसमें भी ट्रेंड्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। तो ये आपका हो गया, इलेक्ट्रोकेम हो गया, इन सब में से एक-एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड्स ज़रूर करना, कोलॉइड्स। तो ये 2 घोंसले आपके हो गए, पहला और दूसरा, जिसमें मैंने मेन टॉपिक्स आपके बताए जो आपको करने हैं। पहला वाला घोंसला पहले कवर अप कर लेना, वो आपकी काफ़ी परसेंटेज बना देगा नंबरों की। उसके बाद काफ़ी नंबर जब अटेन हो गए, उसके बाद यहाँ आना है, ठीक है? तो पहला दूसरा घोंसला आपने कवर अप कर लेना है अगर आप जी मेंस क्वालीफाई करना चाहते हैं तो। तीसरे घोंसले में है पीरियोडिसिटी। अब कुछ बच्चों को तो पीरियोडिसिटी आसान लगती है, कुछ को बड़ी लगती है मुश्किल, कुछ को समझ नहीं आता भाई हो क्या रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी को पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, पीरियोडिसिटी हलवा है उसके लिए। उसको पता है कहाँ मेटल्स है, कहाँ नॉन मेटल्स है, कहाँ मेटालिक रिएक्टर बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, किसका साइज छोटा, किसका साइज बड़ा, क्यों छोटा, क्यों बड़ा, है ना? तो पीरियोडिसिटी के जो मैं सवाल कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर वो कर लोगे, क्योंकि वहां पे मैं कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझा देती हूँ, थोड़ा बच्चे को रिवीजन हो जाता है, इस वजह से उतना कर लोगे तो काफी है। केमिकल इक्विलिब्रियम कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसका कारण ये है कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना? दोनों सारे इक्विलिब्रियम को मिला के एक आधा क्वेश्चन आप मान सकते हो कि एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल हो गया, पीएच वाले क्वेश्चंस हो गए, बफर, इस तरह की चीजें। बट अगर कभी नहीं किया है तो नहीं कर पाओगे। हाँ, लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल जरूर कर लेना बच्चे, लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल कर लेना, उसमें से सवाल क्योंकि फिक्स है कि आएगा ही आएगा, है ना? तो अगर एक पूरे इक्विलिब्रियम में से एक चीज कर लोगे ना, लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, ये सब चीजें, ये 2 चीजें कर लेना, और कुछ मत पढ़ो बेशक, इक्विलिब्रियम में से 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ये लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल वाला काम। ये 2 चीजें कर लेना, बाकी छोड़ देना मेरी वजह से, ठीक है? बिकॉज आपने बाकी सारे टॉपिक्स कर रखे हैं, इसलिए कह रही हूँ मैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, डन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना? तो इसको भी आपने जरूर कर लेना है, ठीक? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें से आपका काफी कुछ नेम रिएक्शन भी आपकी आ जाती हैं, बट अगर आप लोगों ने अब तक इसको पढ़ नहीं रखा ना तो मत करना, ठीक है? एंड हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की 1 शॉर्ट वीडियो चैनल पे है, तो आप पढ़ सकते हो, वहां से रिवाइज हो जाएगा आपका, इतना जरूर है, ठीक? सॉलिड स्टेट में से एक क्वेश्चन आ जाता है, और बड़ा सिंपल सा आता है, तुमने सिंपल जो +2 के लिए पढ़ रखा है ना, उतना भी करके जाओगे तो सवाल आपका हल हो जाएगा, सॉलिड स्टेट वाला, ठीक है? पॉलीमर्स में से एक सवाल आता है, जस्ट एनसीईआरटी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाइड्रोजन, जस्ट एनसीईआरटी। हाइड्रोजन छोड़ना चाहो तो मैं बोलती हूँ छोड़ भी सकते हो, छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका तीसरा घोंसला। फिर है चौथा घोंसला, जिसमें कि वो टॉपिक्स हैं जो मैं बोलती हूँ छोड़ के ही जाओ। अगर कभी पढ़ नहीं रखे ना, और उसको तुम अब पढ़ने बैठे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से सॉल्ट एनालिसिस और ये ऑर्गेनिक वाले जो कंपाउंड्स वाले एनालिसिस होते हैं ना, भाई साहब ये पढ़ने में टाइम बड़ा लेते हैं, और बच्चे के दिमाग में घुसता नहीं है, ज्यादा याद रहता नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस की वीडियो मैंने अपने चैनल पे प्रैक्टिकल एंड ऑल को लेके इन दोनों के लिए पूरी डाल रखी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की वीडियो। वो प्रैक्टिकल वाली अगर वीडियो कोई बच्चा देख लेना, मतलब वाइवा क्वेश्चंस की, राइट, प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस की वो वीडियो देख ले, तो ये सारे सवाल उसमें हल हो जाएंगे। लेकिन उसमें तुम्हें बच्चे टाइम लगेगा। तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो एक वीडियो देख लो, तुम्हारे बहुत सारे सवाल निकल जाएंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री छोड़ देना, ठीक है? फिर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, जिसमें वो बॉयज लॉ, ये लॉ, वो लॉ, फलाना ढिमकाना, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब आता है। तो ये भी नहीं करो तो ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता सवाल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? पी ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 13-14 वाला ना करो, बाकी बाद वाले कर लेना, है ना? बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली नहीं करनी, उसके आगे के कर लेने हैं। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, इसका भी मैंने हल बता दिया खाली आपको। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैनल पे वीडियो है, वो बहुत सही वीडियो है, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो से सही वीडियो है, उसमें मैंने लिटरली बहुत मेहनत की है, क्वेश्चंस एंड ऑल सब जगह से छाट पीट के, हाँ भाई ये बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस होता है ना, आप इतने टाइम तक प्रैक्टिकल वगैरह करवा रहे हो, आपको पता होता है एग्जामिनर क्या सवाल पूछता है क्या नहीं होता है ना, आप खुद भी वाइवा वगैरह लेते हो तो आइडिया लग जाता है। तो उस बेसिस पे मैंने काफी सारे उसमें क्वेश्चंस जो करवाए हैं, उससे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जी मेंस वाली तो कवर अप हो जाएगी। तो अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है, ठीक है? जितने लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, फाइन। फिर आपका आता है चैप्टर वाइज वेटेज, जिन्हें हम कहते हैं सदाबहार टॉपिक्स। भाई साहब वो टॉपिक्स जो आपके ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम भी कम लगेगा, जिनमें आपका डायरेक्ट सवाल है, कोई अप्लाइड सवाल नहीं है, सदाबहार है, एवरग्रीन टॉपिक्स हैं वो, कि वो तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, उनको आपने छोड़ना ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया ना हमने डिस्कस, जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी बता दिया मैंने, उसमें से छोड़ना ही मत इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ना, पीरियोडिसिटी, ठीक है? सॉल्यूशंस छोड़ सकते हो इसमें से, सॉल्यूशंस, बट एक्चुअली मैंने आपको सदाबहार में इसको इसलिए डाला, सॉल्यूशंस का डायरेक्ट सवाल आता है। तो अगर किसी को फॉर्मूला पता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का, इक्विवेलेंट कांसेप्ट का, बड़े आसानी से हो जाएगा सवाल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वैन हॉफ फैक्टर का, नहीं पता तो अलग बात है, बट सवाल डायरेक्ट आता है, कुछ अप्लाइड नहीं आता, और वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सदाबहार का बेनिफिट क्या है, एवरग्रीन टॉपिक्स का बेनिफिट क्या है बच्चे, कम टाइम में आप वो टॉपिक कवर अप करके उसका सवाल हल कर लोगे, ठीक है ना?
फिर है सॉलिड स्टेट, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम, ली शैडले प्रिंसिपल का डायरेक्ट सवाल आता है। केमिकल बॉन्डिंग का डायरेक्ट सवाल है। थर्मोडायनेमिक्स का डायरेक्ट सवाल है। कुछ घुमावदाव नहीं है, डायरेक्ट जितना आपने पढ़ लिया लिमिटेड, एक बार उसी में से सीधे सवाल आ जाएगा, भूलने वाली चीजें नहीं है। कहने का मतलब है इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बार बार भूलेगा। जीओसी में आपको कुछ रटने का नहीं है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पता लग गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी घटा रहा है बढ़ा रहा है, जिंदगी भर भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से समझ रखा है तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डायरेक्ट सवाल होता है, आयनिक स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, कोलार्च लॉ हो गया, ठीक है, और फैराडेज लॉ आपके बेस क्वेश्चन है, तो बड़े सीधे सीधे सवाल है। रिडॉक्स रिएक्शन में सिंपल है। इक्विलिब्रियम मैंने पहले बता दिया आपको, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये सदाबहार टॉपिक्स इसीलिए है क्योंकि इनमें से सवाल भाई डायरेक्ट आते हैं, कम मतलब लागत में आपके ज्यादा आपको आउटपुट मिल जाएगा इस वजह से। फिर है आपके मक्खन टॉपिक्स, जो हलवे वाले टॉपिक्स हैं, कि आपको इनमें से कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ लो बथेरा है। ये है वो हलवे वाले टॉपिक्स, सिर्फ एनसीईआरटी वाले, है ना, कि इनमें से एक एक सवाल आपके आ जाते हैं, और इनमें से ना आपके 3 सवाल टोटल बन जाएंगे। तो इन सारे पांचों टॉपिक में से 3 सवाल आपके बन जाएंगे जी मेंस के। तो अब तुम देख लो, तुमने इसके प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं करवाऊंगी क्वेश्चंस वो करने हैं, वो वीडियो देखनी है, या एनसीईआरटी से रीडिंग मारनी है, क्योंकि तुमने अपने बोर्ड्स वगैरह के लिए पॉलीमर तो देखो बच्चे आप लोगों ने ये टॉपिक्स वो है बोर्ड्स के लिए तैयार किए नहीं होंगे, ये वो टॉपिक्स हैं आपकी बारी, है ना। बट जो बच्चा जी मेंस की तैयारी पहले से कर रहा होगा उसने एक आध बार तो रीडिंग मारी होगी। और अगर अब कोई रीडिंग मारने बैठ रहा है तो मैं ये कहूंगी कि अगर बहुत शौक है भाई साहब तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर है आपका भेजा फ्राई टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनको तुम बहुत बार पढ़ लो लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगे यार कुछ याद नहीं हो रहा, दिमाग से इधर से घुसा इधर से निकल गया। क्यों? क्योंकि हम लास्ट मिनट में पढ़ते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर किसी ने रत्ती भर भी वो टॉपिक नहीं छेड़ा है, कभी नहीं छेड़ा है, तो अगर तुम्हारा ये नेचर है कि तुम घबरा जाते हो, अगर तुम्हारा ये नेचर है कि तुम्हें बार बार भूलता है और पैनिक सा हो जाता है कि यार हम भूल रहे हैं, तो मत छेड़ना ये टॉपिक्स, है ना। कौन कौन से, जाहिर सी बात है, ये वाले आपके टॉपिक्स है ना, ऑर्गेनिक वाले टॉपिक्स मत छेड़ना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में तुम्हें पहले बता दिया उसका हल, वो वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा बेटा इसमें पी ब्लॉक और सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है जो कि भेजा फ्राई वाले टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ वीडियोस तो हमने निकाली हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस की वीडियो निकाली है, वन शॉट वीडियोस इन टॉपिक्स की निकली हुई है चैनल पे, एमीन्स की भी है, ठीक है, हेलो एल्कीन्स की है, अल्कोहल फिनोल्स की, एल्डिहाइड की, इन चारों की तो वन शॉट। ये जो मैंने टिक की हुई है ना, इधर वाले टिक, इधर वाले जो बच्चे टिक है ना, ये आपका, मैं आपको बता दूं, ये जो टिक्ड वीडियोस है ना, मतलब आपके टिक्ड ऑब्वियसली टॉपिक्स, इनकी आपकी सबकी वन शॉट वीडियो चैनल पे मिलेगी। तो मैं बोलती हूँ कि ये सर्कल वालों को छोड़ के बाकी सबकी वन शॉट वीडियोस अगर किसी को लगता है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जिनकी वेटेज ज्यादा है। भेजा फ्राई तो है लेकिन इनमें से मार्क्स बहुत बनते हैं, सवाल तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि थोड़ी मेहनत करनी पड़े लेकिन कम मेहनत में सवाल भी बन जाए, तो वन शॉट वीडियो देख लेना, मेरी चैनल पे डली हुई है। वो वन शॉट वीडियो तुम्हारा भेजा जो है कम फ्राई करेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि तुम आप अपने एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, बार बार कह रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, मैं करवाऊंगी, रेगुलरली हमारी वीडियोस निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके जी भेजा फ्राई टॉपिक्स, ठीक है। हमने कर लिया सारा कुछ डिस्कस, हमारा हो गया जी जी मेंस क्लियर। तो ये स्ट्रेटेजी अगर तुम हमारे साथ बैठ के मतलब मेरे साथ फॉलो करते हुए चलोगे, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना, बाद में क्या पढ़ना, मैंने सारा कुछ बता दिया, कितने नंबर पे कितना रैंक आएगा, कहाँ प्लेसमेंट होगी, कहाँ आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। एंड दिस वाज ऑल फॉर यू, ताकि तुम्हें हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत नजर आई होगी एंड आपको पसंद आई होगी वीडियो। आपकी इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओ, जहां भी यूज करते हो जो सोशल हैंडल्स वहां स्टेटस लगा दो, किसी की तो मदद होगी यार, भला कर दो दूसरे का भी, ठीक है ना। पिक्चर नहीं देखी जय हो सलमान खान की, 3 लोगों की आगे मदद करो, आगे से आगे मदद करो, सो दैट वे। सो हेल्प सबकी करनी चाहिए। एंड मैं भी ऑनेस्टली जितना मुझे लगता था, जो किसी की गाइडेंस से अगर आपको हेल्प मिल सकती है तो मैंने वही किया, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। डरना नहीं है, थोड़ा अभी टाइम है, उसको जो दिन है ना, जितने दिन है ना बच्चे आपके, आज से लेके जिस दिन आपका पेपर है उतने दिन को अपने आवर्स में डिवाइड कर लो, घंटों में डिवाइड कर लो। अगर तुम्हें पता क्या होगा, बच्चे का ये होता है हाय 30 ही दिन रह गए, लेकिन अगर हम ये कह दें ना 30,000 घंटे हैं, 30,000 घंटे हैं, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है यार, बथेरे घंटे पड़े हमारे पास, हम बहुत पढ़ सकते हैं। सो डू दैट वे, अपने आप को खुद मोटिवेट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, लेकिन तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी मेंस ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।